हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है 28 जुलाई 2021 से, जिसमें आपको केवीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इस बैच कोर्स में इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर हैं वो सब मिलके आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे ताकि एग्जाम को आप इजिली क्वालिफाई कर सको। तो अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ 4500 फीस पेड करनी होती है, और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी होती है। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपको सभी लाइव क्लासेस घर से करने को मिलती हैं इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करा दी जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको अनअकैडमी प्लस पे ही करा दिया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है, इसके अलावा वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 9 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों के समूह में से मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इनमें कौन सा जीवों का ऐसा समूह है जो कि मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुएं जो हैं उनको देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चील, बाज और गिद्ध। तो ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक जीव है जो जमीन पर किसी जानवर के चलने की और पत्तियों के हिलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। तो वो है बाघ। ध्यान रखेंगे, जो बाघ है ये जमीन पर किसी के चलने की, किसी जानवर के चलने की और पत्तियों के हिलने की जो आवाज है उसमें भी अंतर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला जो भोजन के पाचन में जो सहायक अमाशय रस है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले भोजन के पाचन में सहायक जो अमाशय रस है उसकी प्रकृति जो है वो होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगर आपसे पूछा जाए कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो है साइट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड मिलता है? ध्यान रखेंगे, नींबू में साइट्रिक एसिड मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इमली में कौन सा एसिड मिलता है, तो इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड मिलता है? इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। याद रखेंगे, नींबू में कौन सा एसिड मिलता है? साइट्रिक एसिड। और इमली में कौन सा एसिड मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, घास पौधा नहीं है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते और गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ सब्जियां फल होते हैं। जैसे कि टमाटर, आपको पता होगा कि टमाटर जो है उसका हम लोग प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से वो क्या है? वो फल है। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये जो कथन है ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित। अगर वो बच्चे की जो डेली रूटीन में बोली जाने वाली लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उसको ईवीएस पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण पढ़ाया जाएगा या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसको आसानी से समझ में आएगा। हम बहुत ही ज्यादा औपचारिक कर देंगे भाषा, परिभाषाएं बहुत ज्यादा उसमें डाल देंगे, या फिर उसको हम लोग भाषा को बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दावली का उसमें हम यूज करने लगेंगे, प्रयोग करने लगेंगे, तो बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक एलसीएफ के अनुसार जो ईवीएस है उसको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि जो बुक है वो उनकी लैंग्वेज में हो, जिसको वो लोग डेली जो है रूटीन में बोलने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होता है वो किस कारण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाघ के शरीर पे जो लाइंस बनी है, तो ये लाइंस जो बनी हुई हैं इनका कारण जो है वो क्या है। ठीक है, तो उस जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं, बालों के कारण, शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है उनकी त्वचा पर बालों के कारण। अब देखो बहुत जगह आपको मिलेगा जलवायु, तो ध्यान रखिए जलवायु नहीं इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? बाल। तो जो बाघ हैं या फिर कोई और जो पशु हैं तो उनके शरीर पे जो आपको अलग अलग पैटर्न दिखता है, अलग अलग डिजाइन दिखती है, ये होती है बालों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनका उस भूमि पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, ये जनादेश कब जारी किया गया।
तो इस जनादेश को दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं तो उनका वहां पे भूमि और वहां पर जो पैदा होने वाली वस्तुएं हैं उन पर अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन में किया जाता है। तो ये किस देश से भारत में लाई गई थी? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में सभी भागों में मिर्च का उपयोग जो है वो भोजन में किया जाता है और मिर्च की जो फसल है वो भारत में लाई गई थी दक्षिण अमेरिका से। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है चिली। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम क्या है? चिली। तो ध्यान रखेंगे कि चिली जो है दक्षिण अमेरिका में है, तो दक्षिण अमेरिका से ही जो चिली है यानी कि जो मिर्च है वो भारत में लाई गई। इसको याद कर लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि भारत सबसे अधिक किस मसाले का निर्यात करता है? अगर ये पूछा जाए तो भारत सबसे अधिक सूखी लाल मिर्च का निर्यात करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में जो सबसे ज्यादा लौह तत्व है यानी कि जो सबसे ज्यादा आयरन है वो किस में मिलता है? कौन से ग्रुप में मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो आयरन है वो मिलता है आंवला, पालक और गुड़ में। सबसे ज्यादा जो लौह तत्व है वो मिलता है किसमें? आंवला, पालक और गुड़ में। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो आंवला है ये विटामिन सी जो है उसका भी सर्वोत्तम स्रोत है। आंवला में जो विटामिन सी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बगुला जो है वो भैंस पर किस कारण बैठता है? देखा होगा आपने, बगुला जो है अक्सर वो भैंस पर बैठ जाता है। तो बगुला भैंस पर किस कारण बैठता है? इसका क्या रीजन है? तो इसका सही आंसर है कि बगुला और जो भैंस है उसमें सहजीवी संबंध है। बगुले में और भैंस में सहजीवी संबंध है तो इस कारण जो है बगुला भैंस की पीठ पे बैठता है, वहां से उसको जो है कुछ भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तमिलनाडु के जो निकटतम राज्य हैं, तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं? तो तमिलनाडु के जो निकटतम राज्य हैं या फिर तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं? तो तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ये है तमिलनाडु। अगर आप मैप में देखोगे तो यहां पर है तमिलनाडु और तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं तो एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, एक हो जाएगा आपका कर्नाटक और एक हो जाएगा आपका केरल। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ये तमिलनाडु के क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। ध्यान रखेंगे ये तमिलनाडु के क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो पत्तों के हिलने की आवाज और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज इसके बीच में भी अंतर कर सकता है? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया। इसका सही आंसर है बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो पत्ते हिलने और जमीन पर किसी जानवर के चलने की जो ध्वनि है उसमें भी अंतर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा पर जाता है तो वह किस स्थान पर स्थित सुरंगों को पार करेगा? अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह पश्चिमी घाट में स्थित जो सुरंगें हैं उनको प्राप्त करेगा। कोंकण जो रेलवे है, जो कोंकण रेलवे है, तो कोंकण रेलवे रूट जो है इसका प्रयोग करेगा कोई भी व्यक्ति अगर वो जाता है अहमदाबाद से केरल यानी कि गुजरात से केरल, तो कोंकण रेलवे रास्ते में पड़ेगा। और यही वो रेल मार्ग है जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है और यही वो रेल मार्ग है जिस पर सबसे ज्यादा पुल और सुरंग स्थित हैं। तो इस पर 92 सुरंग हैं और 2000 से अधिक क्या है? पुल हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। तो भारत जो है वो किस देश के सापेक्ष हो सकता है? भारत किसके सापेक्ष हो सकता है? तो भारत जो है वो अलास्का के सापेक्ष हो सकता है। ध्यान रखेंगे अलास्का कनाडा में है, तो भारत जो है वो अलास्का के सापेक्ष हो सकता है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में नहीं रहता? आपने देखा होगा मधुमक्खियां जो है वो एक साथ रहती हैं छत्ते में, तो मधुमक्खी की तरह कौन सा ऐसा कीट है जो कॉलोनी में नहीं रहता? तो इसका सही आंसर है आपका मकड़ी। मकड़ी आपने देखा होगा अक्सर जाले में अकेले रहती है, जबकि चींटी है, ततैया है, दीमक है, ये ग्रुप में रहते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं जैसे मधुमक्खी रहती है, ठीक उस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुडुक, कुडुक जो है वो किस राज्य के व्यक्तियों की भाषा है? कुडुक जो है वो किस राज्य के व्यक्तियों की भाषा है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका झारखंड। कुडुक जो है वो झारखंड की राज्यों के लोग जो हैं उनकी भाषा है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार सीटेट एग्जाम में कि तोरांग क्या है? तो तोरांग का मतलब होता है वन। तोरांग का मतलब क्या होता है? वन। ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में पूछा गया था। तो तोरांग जो है ना वो कुडुक भाषा का ही शब्द है। तोरांग जो है वो किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखेंगे जो तोरांग है वो कुडुक भाषा का ही शब्द है जो झारखंड में बोली जाती है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है या फिर थीम है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से पर्यावरण की जो थीम है वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भोजन।
तो पर्यावरण की जो थीम बताई गई है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो उसमें भोजन भी इंक्लूड है, भोजन भी शामिल है। तो ये पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से जो ठंडा रेगिस्तान है वो किसे कहा जाता है? लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय या फिर दार्जिलिंग? तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहा जाता है किसको? लद्दाख को। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को। और लद्दाख में एक पेंगोंग झील है, लद्दाख में एक पेंगोंग झील है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। भारत में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील है वो है पेंगोंग झील, जो कि लद्दाख में स्थित है। याद कर लीजिएगा। और ये भारत के साथ साथ विश्व में भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध और पनीर। क्योंकि इसमें पानी की अधिक मात्रा होती है, इसलिए जल्दी खराब हो जाता है, जबकि बाकी को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो आलू से चिप्स बनाते हैं जिसको लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, सेब से जैम बनाते हैं जिसको लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, और कच्चे आम से बनाते हैं अचार जिसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन दूध एवं पनीर को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। याद कर लीजिएगा। ये बनी हुई है स्ट्रॉबेरी, और अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉबेरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप याद रखोगे स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए यानी कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए बेंजोइक जो एसिड है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड जो है इसका प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण में। याद कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।